नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग। देखिए, मैं जो छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूँ अभी वो टॉपिक ले रहा हूँ जो ज़्यादातर जो अभी बच्चे टच में है वो कह रहे हैं कि सर वो टॉपिक मुझे अभी तक थ्योरी में समझ में नहीं आया, जहाँ से भी आपने थ्योरी पढ़ी है, पर वो थ्योरी मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है या ये टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको एक या दो वीडियो के अंदर उस थ्योरी को कंप्लीट कर सकूँ। जैसे अब सैम्पलिंग की बात करूँ तो सैम्पलिंग को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहिए। एक होता है कि बेसिक लेवल की सैम्पलिंग, जिसके अंदर पहले सैम्पलिंग के फंडामेंटल क्लियर हो, और फिर सेकंड उसमें एडवांस सैम्पलिंग, मतलब जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर अच्छे अच्छे पब्लिशर गलती कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी वहाँ गलती कर रहे हैं। मतलब अब क्यों मिस्टेक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, या तो वो कुछ फंडामेंटल लेवल पे कुछ गलती हो रही है, कुछ तो हो रही है वहाँ पे, क्योंकि जो आंसर्स है मैं आपको बताऊंगा, फेमस पब्लिशर्स के आंसर्स इतने गलत है जो गेट के पीआईक्यू है इसमें। तो जो मैं बोलता हूँ एडवांस सैम्पलिंग, उसको भी आप देखिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर हम आज सैम्पलिंग का पार्ट वन ही ले पाएंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो फिर बड़ा ना हो जाए, इसलिए सैम्पलिंग का पार्ट वन ये लेंगे और अगले वीडियो के अंदर जस्ट नेक्स्ट डे ही सैम्पलिंग पार्ट टू के साथ वीडियो आ जाएगा, उसको आप देखिए, पूरा सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जो सैम्पलिंग क्वेश्चन आ रहे हैं वो ईसी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब में आते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका सारा काम उस पर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सैम्पलिंग की इस कहानी को, जिसमें बेसिक आज पहले स्टार्टिंग लेवल का जो बेसिक लेवल का सैम्पलिंग होती है वो कैसे बना, क्यों बना, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसको हम पढ़ते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। बाकी मैं आपको बता दूं फिर से दोस्तों कि देखिए, इस वीडियो के भी अटैच के अंदर मैंने गूगल फॉर्म लगा रखा है, और इस वीक में दो तीन जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा। हालांकि एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो उसमें गूगल फॉर्म लगा रखा है, जहाँ से अगर आप जो बोलेंगे कि तीन पार्ट में अगर मैं ब्रेक कर दूं हमारे इस गेट के सिलेबस को, तो एक मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, एक हमारे कॉमन पोर्शन का होता है जिसमें इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के कॉमन पोर्शन में 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं, सिग्नल, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, ईएमएफटी। तो ये 6 पार्ट है, इनको कवर कर सकते हैं, या फिर कोर सब्जेक्ट ईसी के जो है अभी राइट नाउ क्योंकि मैं ही हूँ, तो उसमें कोर सब्जेक्ट जो ईसी के होते हैं, ईडीसी, ईएमएफटी एंड कम्युनिकेशन, उसको कवर कर सकते हैं। तो आप गूगल फॉर्म के अंदर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्टर पढ़ना है अभी जो लगभग बचे हैं इन दिनों के अंदर, 1.5 महीना ही मान के चलिए आप, तो क्योंकि 1 या 2 फरवरी के आसपास एग्जाम है, तो आप उसको जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी मैं यूँ अभी छोटे छोटे टॉपिक लेके आता रहूँगा, और अदरवाइज फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स पे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हुआ तो और हम मैथ्स तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग भी बिजी हैं, बहुत से लोग अभी मैं देख रहा हूँ आरआरबी के एग्जाम के लिए भी कुछ लोग बिजी हैं। बट फिर से बता दूँ कि गेट एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप उसको एक बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट दे सकते हैं। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि इवन आप नए है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो भी मैं आप उस गूगल फॉर्म को भरिएगा, मैं आपको उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। एक बार आप गेट का एग्जाम देके आइए, इवन अगर आप गेट क्वालिफाई भी हैं तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा, उसमें एक वीडियो और बना देंगे। और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, इतने साल के जो बच्चे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि इवन जो 6 साल की ब्रेक के बाद एमटेक देने के बाद उसकी लाइफ में कितना चेंज आ गया, यू टर्न मार दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसलिए आप गेट के एग्जाम को थोड़ा सीरियसली देते रहें, और ये बहुत फायदा करेगा। और वो सारी बातें हम अलग वीडियो में कर सकते हैं, पर अभी के लिए इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात करना चाहता हूँ। तो सैम्पलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं कि सैम्पलिंग क्या है, और उसको शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन को जब आप देखा जाए तो स्पेशली एनालॉग को डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, तो वहाँ पर सैम्पलिंग प्रोसेस काम में आता है। स्पेशली आपने अगर कभी नाम सुना हो, कम्युनिकेशन के अंदर पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, तो वहाँ पर स्पेशली हम बात करते हैं इसी के बारे में, जहाँ पर हम एक एनालॉग सिग्नल की पहले सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद क्वांटाइजेशन करते हैं, एंड देन एनकोडिंग करते हैं, यानी कि बाइनरी बदल देते हैं। तो यानी कि एक एनालॉग सिग्नल को आप बाइनरी बदल के आगे भेज रहे हो। डिजिटल की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ आपको पता है 1010 पे चल रही है, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, डेटा आ रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सब चीज़ इस तरह से कनेक्टेड है। इवन मैं अगर अभी बात करूँ, आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने फ़ोन के अंदर जब कोई वीडियो देखते हैं, तो उस वीडियो को अगर आप हल्का सा रोकेंगे तो आसपास बहुत सारी फोटोज नजर आती है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैमरा क्या कर रहा है, कैमरा वीडियो जो बना रहा है वो बनाता कैसे, वो एक्चुअल में मेरी बहुत सारी फोटोज ले रहा है, मेरी बहुत सारी फोटोज ले रहा है। हमारे ज़माने के अंदर रील्स मिला करती थी, जो आप थिएटर के अंदर देखते थे ना, रील्स जो चलती थी, ये शोले मूवी की थी, रील्स चल रही, तो वो रील्स भी बाहर आती थी, उस रील्स की कुछ फोटोज क्लिप जो है हमको खरीदते थे, और हमको पता था कि इसके अंदर मतलब अमिताभ बच्चन क्यों मार रहा है, या विलन के लग रही है, एंड गब्बर आराम से कुछ बोल रहा है हंसता हुआ। तो उस तरह की जो रील्स होती थी, उसको हम अगर प्रोजेक्टर पे लगाते हैं, मतलब यानी कि लाइट के साथ, प्रोजेक्टर खुद भी बनाया जा सकता था, लाइट के साथ एक डिस्टेंस रखते हुए उसको फिर अपने लेंस से निकालते हैं, तो सामने जो आपके पास पर्दा होता है उसके ऊपर वो बड़ी इमेज आ जाती थी। इवन साइंस के प्रोजेक्ट तो हम ऐसे बनाते थे बहुत सी बार, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे 90s की टाइम में हसन बोर्ड से रहा हूँ, मेरे को ध्यान है मैंने साइंस के प्रोजेक्ट भी ऐसे लेके गए जहाँ पे कुछ काम की साइंस की बातें बता रहे होंगे, सामने हमने प्रोजेक्टर की तरह हमने पर्दा लगा रखा है, इसमें वहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है और हम बताए जा रहे हैं उसको। तो यानी कि ये जो सीन हो रहा है उसके अंदर, यानी कि अब आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि वीडियो अपने आप में फोटोज का कलेक्शन है, जो कि एक स्पीड से आपकी आंखों के सामने चला दिया, तो आपकी आंखें ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई कि ये अपने आप में कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है।
कहने का मतलब है कि हमारी जो ह्यूमन आइज होती है उसके लिए मिनिमम 20 फ्रेम पर सेकेंड होता है। अगर 20 फ्रेम्स एक सेकेंड के अंदर अगर आप फास्ट निकाल देते हैं तो हमारी ह्यूमन आइज पता ही नहीं कर पाती कि वो डिस्क्रीट हुई थी या कंटिन्यूस हुई थी, उसको लगता है कंटिन्यूस है। यानी कि जैसे मैं चल रहा हूँ तो हर बार हर फ्रेम को जो ले रहा है पर सेकंड में कितने सारे फ्रेम्स ले रहा है मेरे, उसको वो जब वो एक साथ चलाता है उसी स्पीड से, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने वीडियो चल रहा है, जबकि रियलिटी है कि वो फोटोज का एक कलेक्शन चल रहा होता है। मतलब बहुत गहरी बात है अगर मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ तो, बट फिलहाल मैं अभी आगे क्योंकि गेट एग्जाम में तो काम की बात करता हूँ, बट स्पेशली कह रहा हूँ बहुत प्यारी चीज़ है। कॉमिक्स के अंदर जब हम कॉमिक्स देखते थे तो मैं भी यहाँ पे भी सोचता था कि कॉमिक्स के अंदर एक सीन जो चल रहा है मेरे सामने मूवी की तरह क्यों नजर आ रहा है यहाँ पे, बजाय कि मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ और एक कॉमिक्स देख रहा हूँ, जबकि वहाँ पे भी एक फोटोज ही लगानी है उसको अलग अलग, लेकिन वो मैं धीरे धीरे मेरा माइंड उस फोटोज को अपनी कहानी के अंदर पिरोता जाता है। वही बात होती है। तो रियल वीडियो भी यही है, मूवीज के अंदर आप देख रहे हो सीन वहाँ पे पलटते जा रहे हैं, वो सीन भी ऐसे पलट रहे हैं। इवन एक सीन के अंदर जो कंटिन्यूसली एक्टिंग चल रही है वो भी इतने सारी फोटोज का एक कलेक्शन है अपने आप में, इतने सारी रील का कनेक्शन है। तो मतलब यानी कि एक तरह से बात समझ में आती है कि हम कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में देखते हैं या डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में करते हैं, तो हम ये करते आ रहे हैं। और ये अपने आप में कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बनाना या डिस्क्रीट से कंटिन्यूस बनाना हमारा एक प्रोसेस है। जैसे वीडियोस को हम जब देख रहे हैं तो फोटोज की तरह से जा रहा है सामने और ऑडियो अलग से चल रहा है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन है। बट उसके बारे में अभी बात कम करेंगे, हम डायरेक्टली इस बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। तो मैथमेटिकली ये हो रहा होगा कि एक सिग्नल रहा होगा एफ टी, एक इम्पल्स ट्रेन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इम्पल्स ट्रेन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको इम्पल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह देखिए कि सर आपको पता होना चाहिए कि सर कोई भी एफ टी डॉट डेल टी करता हूँ प्रॉपर्टी इम्पल्स की, सिग्नल सिस्टम में आपने प्रॉपर्टीज देखी होगी इम्पल्स की 4 प्रॉपर्टीज, पर मैं सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि कभी भी इम्पल्स को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इम्पल्स क्या करता है, जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको गोली से मार देता है और उसकी जो वैल्यू है वो अपने ऊपर ले लेता है। क्या कह रहा है, इम्पल्स जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है वहां पर उस फंक्शन के ऊपर जहां इम्पल्स खड़ा है वो वैल्यू ले लेता है। यानी कि अगर ये जैसे डेल टी जो है टी इक्वल टू जीरो पे खड़ा है तो एफ टी में टी इक्वल टू जीरो की वैल्यू ले लेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अब अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कौन जिंदा है, एफ टी है या डेल टी है? सर डेल टी जिंदा है, जो पहले डेल टी था वो अभी भी डेल टी है, बट एफ टी तो गायब हो गया। एफ टी कहाँ है यहाँ पे, एफ टी तो कुछ है ही नहीं। बस हाँ उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट एफ ऑफ जीरो टी इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू है वो ले ली इसने। अगर अब एफ ऑफ जीरो के लिए 3 है तो उसने 3 ले ली, अगर एफ ऑफ जीरो के लिए 2 है तो 2 ले ली। अगर मैं इसको और अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इवन एफ ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस ए। अब आपको ये भी पता होगा शिफ्टिंग से कि डेल टी माइनस ए का मतलब है इम्पल्स टी इक्वल टू ए पे खड़ा है, टी इक्वल टू माइनस ए पे नहीं, टी इक्वल टू प्लस ए पे इम्पल्स खड़ा है। तो टी इक्वल टू ए पे अगर आप एफ टी को मल्टीप्लाई करते हो तो ये टी इक्वल टू ए पर ही, टी इक्वल टू ए पर ही जो आपके पास एफ टी की वैल्यू है उसको ले लेगा सर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे एफ ऑफ ए डेल टी माइनस ए, एफ ऑफ ए डेल टी माइनस ए, तो ये प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, ये हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऐसे एफ टी डॉट डेल टी प्लस ए कर दूंगा तो डेल टी प्लस ए का मतलब है माइनस ए पे खड़ा होगा तो वो एफ ऑफ माइनस ए डेल टी प्लस ए कर देगा। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, सिग्नल सिस्टम आपने पढ़ी है। तो फिर अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे मेरे पास इम्पल्स की एक ट्रेन है, इस इम्पल्स की ट्रेन को अगर लिखने का तरीका भी मैं बताऊँ तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं पी टी को, ये है अपने आप में समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस। यानी कि एक इम्पल्स की ट्रेन है, एन इक्वल टू जीरो पे केवल डेल ऑफ टी है यानी एक इम्पल्स है, एन इक्वल टू वन पे डेल टी माइनस टी एस है यानी कि टी एस पे शिफ्टेड एक इम्पल्स है, एन इक्वल टू पे टी माइनस टू टी एस है यानी कि टू टी एस पे शिफ्टेड है, और ऐसे एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा रही है। सेम कहानी नेगेटिव में लेता हूँ एन को तो ये लेफ्ट साइड के अंदर भी इम्पल्स की ट्रेन जा रही है। तो यानी कि माइनस इन्फाइट से प्लस इन्फाइट तक इम्पल्स की ट्रेन जा रही है जो आपके सामने बना रखी है मैंने। उस पूरी डायग्राम को मैंने इस तरह से मैथमेटिकली बता दिया, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखोगी तो डेल टी माइनस टी एस यानी टी एस पे शिफ्टेड, एन की वैल्यू 2 रखोगी तो डेल टी माइनस टू टी एस तो टू टी एस पे शिफ्टेड, एन इक्वल टू माइनस 1 रखोगी तो डेल टी प्लस टी एस, डेल टी प्लस टी एस का मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्टेड तो माइनस टी एस में शिफ्टेड, यानी कि इम्पल्स हर जगह टी एस पे आ रही है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस का मतलब बीटेक के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे ईसी में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ रहे हैं, हम हमेशा यूनिफॉर्म सैम्पलिंग ही काम में लेंगे। अगर आप एमटेक करेंगे सिग्नल के अंदर, जिस तरह से मेरा काम पड़ा था वहाँ पे, तो आपको बता रहा हूँ आईटी दिल्ली के अंदर बहुत प्यारा तरीके से सिखाया गया था, और आपको पता चलेगा वहाँ पे कि इवन अगर आप वहाँ पर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नॉन इंटीजर पॉइंट पे भी सैम्पलिंग कर सकते हैं, तो उससे जो फंक्शन बनेगा फिर वो अलग कहानी बनेगी। अभी हम हमारे सिलेबस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हमारे सिलेबस में हम जब भी पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सैम्पलिंग पढ़ेंगे। सर यूनिफॉर्म सैम्पलिंग का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आपके पास हर बार इम्पल्स टी एस टाइम के बाद ही आएगी।
TS सैम्पलिंग इंटरवल के बाद ही आएगी। तो TS 2TS 3TS 4TS इस तरह से आपके पास इंपल्स मिलती रहेगी आपको, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे गोल गोल घूम रहा हूँ, आप में से कोई मेरी फोटो खींच रहा है और फोटो खींच के एक साथ स्पीड चलाएगा तो उसको वीडियो मिल जाएगा। तो जो मेरा वीडियो बनाने वाला बंदा जो मेरी फोटो ले रहा है, वो फोटो हमेशा एक फिक्स टाइम के बाद ही ले रहा है। मतलब हो सकता है वो फिक्स टाइम 5 सेकंड का हो, तो यानी कि वो 5 सेकंड बाद ले रहा है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे वो फोटो ले रहा है। ऐसे नहीं ले सकता कि 5 लिया, फिर 7 सेकंड के बाद ले लिया, फिर 28 सेकंड बाद लिया, फिर 29 सेकंड बाद ले लिया, फिर 55 सेकंड बाद ले लिया, फिर रैंडम कहीं से भी ले रहा है सेकंड। ऐसे नहीं चलेगा, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। यहाँ पे यूनिफॉर्म सैम्पलिंग है, यानी कि हर 5 सेकंड के बाद ही लिया जाएगा। जहाँ पे TS को क्या बोलता हूँ मैं, TS को बोलता हूँ सैम्पलिंग इंटरवल। TS कहलाता है मेरा सैम्पलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक है। तो सर काम की बात ये है कि आप चाहे TS की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 5 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, लेकिन फिर 20 ले लिया ना आपने, तो हर 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे ही आपको सैंपल लेने, ऐसे इंपल्स लेने। अब इन इंपल्स को जब आपने इससे मल्टीप्लाई कराया, तो मैंने जैसे कहा था ft.Δt, तो इस तरह से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो जहाँ जहाँ ft की वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे ये इंपल्स है, वहाँ पे ft की वो वैल्यू ले लेगा। तो जैसे ये जो शेप बनेगी कुछ ऐसे बन जाएगी। ये जो फंक्शन है ना, जैसे ये वाला जो फंक्शन है, इसने इस वाली वैल्यू को ले लिया, जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, अगर 5 आ रही तो 5 ले लेगा, ऐसे इधर वाले ने यहाँ पे जो वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो ले लेगा। तो ये देखो ये डिस्क्रीट के अंदर ऐसे सिग्नल तुम्हें मिलेगा। तो ये डिस्क्रीट के अंदर जो सिग्नल्स है तुम्हें ऐसे मिलेंगे। आफ्टर क्वांटाइजेशन वगैरह करने के बाद ये TS वगैरह हट जाएगा, तो ये सिर्फ इंटीजर में पाया जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी TS मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे लिए बाद में बस फंक्शन जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4 इन पे बचेगा। और यही तो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। आपको पता ही है कि डिस्क्रीट सिग्नल केवल इंटीजर पे डिफाइन होता है। स्पेशली हम जो पढ़ते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, यानी कि हमारे जो बीटेक सिलेबस में हम जितना भी डिस्क्रीट सिग्नल पढ़ रहे हैं, वो हमने फिक्स कर रखा है कि हमेशा केवल इंटीजर पे डिफाइन होता है, नॉन इंटीजर पे वो अनडिफाइंड होता है। तो सेम कहानी ये तो इस तरह सैम्पलिंग के थ्रू मिल रहा है। तो अभी तो आपको एक तो 2 तरीके हो गए इसमें कि यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको बस f(t) के अंदर सैम्पलिंग कर रहे हो तो f(t) के अंदर आप टाइम्स t वेरिएबल को n इंटू टी से रिप्लेस कर देना, आपको f(n) मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, वापस लिखाऊंगा भी सही भी, मैं आपको टेंशन मत लीजिए। यानी कि एक काम तो डिस्क्रीट सिग्नल बदलने का हो रहा है, जो आपको कंटिन्यूस डिस्क्रीट सिग्नल मिल रहा है वो कैसे ले रहे हैं, सैम्पलिंग के थ्रू ले रहे हैं। और उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपको सैम्पलिंग इंटरवल पता है तो आप f(n) निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल निकाल सकते हैं। f(t) मतलब कंटिन्यूस सिग्नल, f(n) मतलब डिस्क्रीट सिग्नल। नाउ अब काम की बात ये है कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस यही बता रहा है कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, सैम्पलिंग होती क्या है और उससे डिस्क्रीट सिग्नल मिलता कैसे है। तो जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x(t) into a discrete time signal x(n) by taking samples of the continuous time signal at discrete interval of time, i.e. मैथमेटिकली हम अगर बात करें तो x(n) निकालना है हमको, तो x(t) में t की वैल्यू n इंटू ts रख देना, आपको डिस्क्रीट सिग्नल x(n) मिल जाएगा, जहाँ पे n एनी इंटीजर है। तो यानी कि ये आप कर सकते हैं और यहाँ से आपको x(n) मिल जाएगा। तो मैथमेटिकली आपको ये करना है। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सिग्नल f(t) है, इसके अंदर f(n) बनाना है, सैम्पलिंग इंटरवल ये लेना है, तो f(n) क्या आएगा, या फिर f(n) का भी कुछ पूछ लेगा, एनर्जी कितनी आ रही है, उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है, उसकी पावर कितनी आ रही है। तो पहले f(t) से f(n) तो बनाऊं, फिर f(n) बनाया तब मैं इसकी जाके उसका निकाल पाऊंगा कि एनर्जी कितनी है, पावर कितनी है, या फिर उसका टाइम पीरियड कितना है। सब कुछ चीज़ें मैं तब निकालूंगा ना जब मेरे को पहले एक बार के लिए f(n) मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने सैम्पलिंग की सैम्पलिंग इंटरवल से, उसको बस t जहाँ जहाँ t आ रहा है उसको n इंटू टी से पुट कर दें। n तो बाद में डिस्क्रीट का वो बन ही जाएगा सिग्नल वेरिएबल n, जबकि ts जो है वो उसके साथ शामिल हो जाएगा, उस सिग्नल में ही शामिल हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी अपने आप चेंज कर देगा ts। तो उसका एक एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन कुल मिला के सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो सर ये अपने आप में कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बनाने का तरीका हो गया अपने आप में। लेकिन ये नॉर्मल इंसान को देखने के लिए, अब गहराई में इसके अंदर मैं जाऊंगा कि वास्तव में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को देख के कर रहे हैं, टाइम को देख के नहीं। पर नॉर्मली इसे देखने को लगता है, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज टू टाइम के अंदर होते हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा कंटिन्यूस सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल बनाने का तरीका होता होगा सैम्पलिंग, जो कि वास्तव में दिखता भी एक। मैंने कहा था आपको जैसे कि हम कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बना रहे हैं तो सबसे पहले सैम्पलिंग करते हैं। और अगर ढंग से देखा जाए तो अगर आप एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए कर रहे हैं तो पीसी में हम पढ़ते हैं एनालॉग टू डिजिटल कैसे बदलेंगे। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है कम्युनिकेशन के अंदर एक चैप्टर, जहाँ पर हम सिखाते हैं कि सबसे पहला काम है सैम्पलिंग करो, फिर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब राउंड ऑफ वैल्यू सारी ले लो, एंड देन फिर एनकोडिंग यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर देते हैं, कहीं दूसरी जगह रिसीवर होता है, उसको रिसीव करता है, वापस को कन्वर्ट करता है, तो उस डिजिटल को वापस एनालॉग में बदल देता है। तो इस तरह से हमारे घरों के अंदर जो हम टीवी पे सिग्नल्स देख रहे हैं वो सब भी ऐसे ही काम करते हैं। ये इसका रूट है। खैर अभी हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को तो इतना जानना नहीं है, बस उसको ही जानना है कि अच्छा होता क्या है सैम्पलिंग, और सवाल जो तगड़े आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। मैं पूरी फील्ड के साथ बता रहा हूँ कि सारी कहानी क्या है।
तो ये एक बार आप उतार लीजिएगा, मैं साइड में भी हट रहा हूँ, बहुत सी बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाया करेगी। मैं तो कह रहा हूँ फिर से कि जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा, मुझसे बात करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे शाय भी हो सकते हैं कि सर हमारा टाइमिंग ये है, या हम जॉब पे जाते हैं तो हमको इस टाइम पे कुछ पढ़ा सकते हैं क्या आप? हम सब बात कर सकते हैं, आप बस एक बार टेलीग्राम पे आइएगा और उस पर हम बात कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए इसको आपने उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट। तो नाउ अब सवाल देखिए इसके ऊपर, जो क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने एक सिग्नल क्वेश्चन ही ले लिया कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल साइनसोइडल cos 15t इज सैंपल्ड विद सैम्पलिंग इंटरवल ऑफ ts इक्वल्स टू 0.1 पाई सेकेंड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड रिजल्टिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो देखिए सबसे अच्छा व्हाइट कलर ले लेते हैं इस पर, उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप चाहो तो यूट्यूब पे इसको रोक के अपने हाथ से सोल्व करो और इसका आंसर बताओ किसका आंसर क्या आ रहा है। रोक दीजिएगा इस वीडियो को और फिर बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, और उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ। तो देखिए फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग डिस्क्रीट सिग्नल ना, तो देखिए एक्स ऑफ टी जो है आपका वो है cos 15t, उसके बाद एक्स ऑफ एन हमने कहा था कि वो होता है एक्स ऑफ टी में इस वेरिएबल टी को एन इंटू टी एस से रिप्लेस कर दे। तो इसका मतलब सर ये है कि यहाँ पे टी एस दिया हुआ है 0.1 पाई सेकेंड। देखिए यहाँ पे टी एस ही दे दिया, बहुत सी बार हो सकता है कि वो आपको टी एस ना दे के एफ एस दे दे, या बहुत सी बार ओमेगा एस दे दे। ओमेगा सब आप जानते हैं 2 पाई बाई टी एस होता है, अगर एफ एस दे देगा तो 1/ts होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इन सब में आपस में कनेक्शन आप जानते हैं, तो ओमेगा से देता तो यहाँ पे आपको पता है कि वो 20 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से बोलता है कि सैम्पलिंग की जा रही है 20 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में तो यानी ओमेगा दिया हुआ है आपको, हर्ज में है या सैंपल्स पर सेकंड में है। अच्छा एक और चीज़, ये मैंने गेट के अंदर बहुत बार देखा है, सवाल 2016 के आए हैं 3 सवाल जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। और वो है कि आपको जो स्पीड पूछ रहा है, नाम से स्पीड ले रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वेलोसिटी पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में एक रोड घूम रही थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो ईएमटी का क्वेश्चन था कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोड घूम रही है सर्कल के ऊपर। तो उसने बोला कि अगर इसने 1 वोल्ट डेवलप किया, फैराडेज लॉ आप जानते हैं, फैराडेज लॉ के अंदर उसने बोला कि भाई इसकी रोड की लेंथ दे दी, जिस रेडियस घूम रहा वो दे दिया उसने, और उसने बोला कि 1 वोल्ट डेवलप करने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आरपीएम में बताओ, आरपीएम में। अब बच्चों ने सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए बोला, तो सबको पता होता है कि भाई ठीक है सर बी वी एल फॉर्मूला होता है, तो जो वी एम एफ है वो बी वी एल लगाया उन्होंने, एल लेंथ देर की रोड की, वेलोसिटी शायद हाँ वेलोसिटी पूछी उसने, बी देर का है मैग्नेटिक फील्ड और उसने वोल्टेज देर का है 1 वोल्ट, तो उससे वी वेलोसिटी निकाल के आंसर निकाल दिया। वो वेलोसिटी रॉन्ग है क्योंकि मीटर पर सेकंड में आ रहा है, उसने आरपीएम में पूछी स्पीड। तो फिर उन्होंने सर स्पीड आरपीएम में पूछी, अच्छा फिर उनको याद आ गया अरे रोटेशन पर मिनट, अच्छा रोटेशन की कहानी आ गई। उसने बोला कि अच्छा ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो जो बच्चे थोड़े जानते भी थे कि इलेक्ट्रिकल में तो काम में आता ही है, उनको पता है कि स्पीड निकालनी होती है, उनको मशीन जो घूम रहा होता है इसका, तो वो आरपीएम के हिसाब से उन्होंने दिखा, दिमाग लगाया कुछ लोगों ने, और उन्होंने v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा फॉर्मूला लगाया, रेडियस ही पता थी इसके अंदर, तो उस वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड किया तो ओमेगा निकल गया, और ओमेगा उन्होंने आंसर दिया। वो भी रॉन्ग आंसर था, क्यों? क्योंकि वहां पर उसने बोला है रोटेशन पर मिनट। आपको पता है कोई भी चीज नंबर ऑफ समथिंग पर सेकेंड या नंबर ऑफ समथिंग पर मिनट अगर उसके हिसाब से पूछ रहा है तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी एफ पूछ रहा है, ओमेगा नहीं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा, वो एफ पूछ रहा है। और अगर आपसे मैं बोलूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सनी देओल है, वो बहुत से लोगों को पीट रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कितने मुक्के पर सेकंड मान रहा है, तो जो कितने मुक्के पर सेकंड मान रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है। एक अखबार फेंक रहा है तो अखबार कितने अखबार पर सेकंड में फेंक रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। ऐसे नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड, कितने सैंपल्स एक सेकंड में निकाले जा रहे हैं, वो भी स्मॉल एफ है। बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल एफ है कि ओमेगा है, भाई स्मॉल एफ है, हर्ज में है वो। कोई भी चीज नंबर ऑफ समथिंग पर सेकंड पूछे या फिर हर्ज बोल दे, हर्ज बोलते पहले सब बच्चों को समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ समथिंग पर सेकंड वो भी अपने आप में फ्रीक्वेंसी है, हर्ज है, वो अपने आप में वो स्मॉल एफ है। तो इसका मतलब यहाँ पे रोटेशन पर मिनट बोला तो बच्चों को, फिर कुछ लोगों को पता था कि अच्छा ये ओमेगा भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ओमेगा टू 2 पाई एफ जानते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गलती नेटवर्क थ्योरी के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हुए बहुत बार होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो ओमेगा का फॉर्मूला रखा है सबने 1/√LC या कोई और भी तरीके से जो निकालते हैं, और सबसे पहले वही टिक करके आते हैं। जब 2-3 बार आपका हाथ जलेगा तब आप मेरी बात समझ पाएंगे, एंड देन फिर पता चलता है कि क्वेश्चन सारे हर्ज में थे। आप तो बस डेटा देखते हैं, डेटा में चल गया बस टिक कर दिया, अरे वो अगर हर्ज में है तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो कुछ बच्चों ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और फिर जाके सही आंसर किया, उनका भी गलत हुआ। 4 स्टेज में आंसर गलत हुआ है। जिसने स्पीड निकाली सीधा सीधा स्पीड सोच के वी निकाल दिया, वो गलत है। BVL फॉर्मूला सब जानते हैं, उसके अंदर रोटेशन में जब आप यूनिटी पढ़ेंगे तो फैराडेज लॉ को जो पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वह स्पीड वो नहीं थी, आपको पता है आरपीएम में निकालनी है। कुछ लोगों को दिमाग लगाया ओमेगा निकाला, वो भी गलत है। फ्रीक्वेंसी एफ निकाल दिया सर, अब तो सही है ना? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि रोटेशन पर सेकंड नहीं, रोटेशन पर मिनट है, आरपीएम।
रोटेशन पर मिनट है, इसका मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? आपके पास रोटेशन पर सेकंड है, 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो मिनट बन जाएगा, और ऊपर की जो वैल्यू है वो 60 से मल्टीप्लाई होगी, तब जाके रोटेशन पर मिनट में आएगा। यानी कि वो वैल्यू 60 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो जो मेरे बच्चे जो जहाँ समझ पा रहे हैं मेरी बात को, वो इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बट फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हम n इंटू टी एस रखेंगे, तो अभी टी एस दे ही रखा है इसने, तो इतना क्यों दिमाग लगाना। तो सर इसका मतलब सीधी सी कहानी ये है कि आप यहाँ पर t की वैल्यू के अंदर cos 15 t है सर, तो cos 15 इंटू एन इंटू टी एस कितना है सर 0.1 पाई, तो 0.1 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि सर cos 1.5 पाई एन, ये आपके पास x ऑफ n आ गया। इसका मतलब सर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ओमेगा, अच्छा आपसे क्या पूछा इसने बोला फाइंड आउट द टाइम पीरियड, डिस्क्रीट सिग्नल जो मेरे को मिल रहा है। तो टाइम पीरियड का आपको तरीका पता होगा, डिस्क्रीट के अंदर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे मैंने सिग्नल्स और सिस्टम पढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है सिस्टम का, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स देखते हैं, तो पीरियोडिक सिग्नल देखते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों में टाइम पीरियड निकालते हैं। कंटिन्यूस में निकालना बहुत आसान होता है। डिस्क्रीट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे एन नोट इक्वल टू होगा 2 पाई एम बाई ओमेगा नोट, जहाँ पे एम जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है। इस तरह से ले कि एन नोट भी आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर बन जाए। एम वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है कि आपको एन नोट स्मॉलेस्ट इंटीजर में ही टाइम पीरियड मिले। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पर ये तभी पहले पॉसिबल है जब ओमेगा नोट के अंदर एक पाई आता हो, ताकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि ये टाइम पीरियड आपका इंटीजर में तभी आ सकता है जब ये रेशनल हो। ये रेशनल हो तो ओमेगा नोट की वैल्यू में पाई आ रहा है सर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सर मैं बोल सकता हूँ कि 4/3m बन रहा है, और मैं m की वैल्यू 3 ले लूंगा, तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा 4। टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा 4। स्मॉल एम से मेरे को मतलब नहीं है, स्मॉल एम कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ, जहाँ पे 3 लेने से मेरे को पता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर मेरे को 4 मिल रहा है। बहुत सी बार आपको पता है यहाँ पे 6/4 होता है, 6/4 के अंदर आपने m को 4 लेके 6 मान लिया टाइम पीरियड, तो रॉन्ग है, क्योंकि 6/4 अभी फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है। 6/4 को हम 3/2 बोल सकते हैं, अब कैंसिल आउट नहीं होगा 3/2 में, तो स्मॉल m को 2 लेके आप 3 टाइम पीरियड बोलेंगे। ऐसी मिस्टेक भी गेट कभी कभी कराता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं ध्यान से हटना नहीं चाहता, सैम्पलिंग पे रहता हूँ। पर इस सवाल का आंसर n नॉट इक्वल टू 4 है, जो आपसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो 4 सेकंड आपके पास आ रहा होगा। फिलहाल ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको आप पॉज करके समझ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपके सामने ये है। अब कुछ भी सैम्पलिंग को जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बेसिक चीज जानते हैं। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिक चीज जानना क्यों जरूरी है, आप बस इतना तो जानते हैं कि जैसे कोई एक एफ है, लेट सपोज, और ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं हमेशा इस तरह से लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी इससे रैंडम पहाड़ है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, कुछ भी मानना है तो सर मैं ऐसे मान सकता हूँ कि यहाँ पे ट्री है। मेरा हमेशा फोरियर ट्रांसफॉर्म में ट्री रहता है, थोड़ा पेड़ों से लगाव है मुझे, तो इसलिए मैं हमेशा कुछ भी रैंडम लेना होता है तो मैं ऐसे एक ट्री ले लेता हूँ। तो ये है, इसकी हाइट भी मान लेते हैं ए। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज़ तो आप जानते हैं क्या कि मॉड्यूलेशन थ्योरम बोलती है कि एम टी कोस ओमेगा नोट टी क्या होता है, तो सर वो होता है यहाँ पे हाफ एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, यानी कि ओमेगा नोट से शिफ्ट हो जाता है, ओमेगा नोट से शिफ्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए एफ टी कोस ओमेगा नोट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है हाफ एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट प्लस एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट। तो यहाँ पर आप इस तरह से दो शिफ्टेड ट्री बना सकते हैं, एक प्लस ओमेगा नोट पे एक माइनस ओमेगा नोट पे। यहाँ पे ये ओमेगा नोट प्लस ओमेगा एम है, ये ओमेगा नोट माइनस ओमेगा एम है, ये माइनस ओमेगा नोट प्लस ओमेगा एम है, और ये माइनस ओमेगा नोट माइनस ओमेगा एम है। और ये हाइट भी आपके लिए a/2 हो गई, पहले हाइट a थी तो अब a/2 हो गई। तो ये आपके लिए अपने आप में एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक मॉड्यूलेशन थ्योरम है। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम आप जानते हैं तो बिल्कुल फिर आपको पता होगा कि इस तरह से आपके पास आंसर आने वाला है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद। तो ठीक है सर, ये अगर हम जानते हैं तो एक चीज और आपको बताना चाहता हूं मैं, जो बहुत कम जानते हैं, तो वो ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल कैसे निकालते हैं। ये स्पेशली सिग्नल सैम्पलिंग के पार्ट 2 में काम आती है, जो मैं बोल रहा हूँ ना एडवांस सैम्पलिंग। एडवांस सैम्पलिंग इसके ऊपर बेस पे टिका हुआ है, लेकिन अभी नॉर्मल सैम्पलिंग के अंदर भी काम में आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि लेट एफ टी पीरियोडिक है, एफ टी इज पीरियोडिक, पीरियोडिक सिग्नल। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि एफ ऑफ टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नोट टी। सही है अपने आप में, जहाँ पे सी एन आपको पता है क्या क्या होता है। तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अगर ऐसा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकालना है ना इस पीरियोडिक सिग्नल का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है।
सर पहली चीज़ तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद दे रहा हूँ। और वो ये कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हम पीरियडिक का निकाल नहीं सकते, अपीरियडिक का निकालते हैं। बिल्कुल सही है, ये अच्छा सवाल है आपके पास कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियडिक का तो निकाल नहीं सकते, फिर इसका कैसे निकाल रहे हैं? फॉर्मूला निकाल दिया आपने तो। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत जगह पे हम जुगाड़ लगा रहे होते हैं। जैसे यूटी अपने आप में एक पावर सिग्नल है और हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे होते हैं, जबकि पावर सिग्नल का निकलता ही नहीं है। आपको बता दूंगा स्टार्टिंग में प्रूव कर देते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म केवल और केवल एनर्जी सिग्नल का निकलता है, जो एनर्जी सिग्नल है, या यूँ बोलो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, यानी कि इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ टी डी टी उसका एक फाइनाइट वैल्यू देता हो, अनंत नहीं देता हो, इनफाइनाइट नहीं देता हो, तो वो ही सिग्नल है जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल सकता है, यानी एनर्जी सिग्नल का निकल सकता है। लेकिन यूटी का निकालते हैं, सिग्नम टी का निकालते हैं, 2/j ओमेगा आपने देखा होगा, और बाद में तो कोस ओमेगा नॉट टी का निकालते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी का निकालते हैं। कोस और साइन आपको पता है पीरियोडिक सिग्नल है, उनका निकालते हैं। सर वो यूटी लगा देते हैं, नहीं लगाते हैं, इन छोटी छोटी बातों में बहुत ध्यान रखना। कोस ओमेगा नॉट टी इंटू यूटी नहीं करते हैं, कोस ओमेगा नॉट टी ही रखते हैं, उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। कोस ओमेगा नॉट टी इंटू यूटी का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता ही नहीं है। सिग्नल सिस्टम को एक्चुअली क्या है कि तुम्हें थोड़ा गहराई समझना होगा। सब कह रहे हैं कि सर सैम्पलिंग बढ़ा दो, अब मैं कुछ बात करूंगा तो आपको पहले ही बहुत ध्यान सुननी सारी बातें कि कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। लेकिन कोस ओमेगा नॉट टी इंटू यूटी का नहीं होता है, आता ही नहीं, निकलता ही नहीं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। जबकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस ओमेगा नॉट टी का नहीं निकलता है, कोस ओमेगा नॉट टी इंटू यूटी का निकलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सर हमारे कंट्रोल सिस्टम में सीधा कोस ओमेगा नॉट टी आ रहा है और उसका लाप्लास लिख रहे हैं हम एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो फिर वो क्या है? वहाँ पे तो यूटी नहीं लगाया, सर ने तो यूटी नहीं लगाया। अगर सर ने यूटी नहीं लगाया तो ठीक है, वहाँ पे बात नहीं की सर ने, बाकी वो छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ वहाँ पे मैं जब सिग्नल सिस्टम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म बढ़ाता हूँ तो 7 रूल्स सिखाता हूँ आरओसी के, और वहाँ पे सारे के सारे जो पत्ते हैं ना खोल देता हूँ, और इतने खतरनाक पत्ते होते हैं कि एकदम हिला देते हैं। तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें को मैं अभी धीरे धीरे खोलना नहीं चाहता यहाँ पे, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो, क्योंकि इस टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत जानते हैं सिग्नल सिस्टम को। वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप पढ़ते हैं वहाँ पर जब आप देखते हैं तो मैं वहाँ पे लिखाता हूँ आरओसी के रूल्स, वहाँ पे समझाता हूँ कि अपने आप में जो तुम कहते हो ना कंट्रोल सिस्टम में कि स्टेबिलिटी के लिए पोल सारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, ऐसा सही नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए आरओसी के अंदर सिग्मा इक्वल टू जीरो लाइन आनी चाहिए, यानी जियो एक्सिस कवर होना चाहिए। अब चाहे पोल्स राइट हैंड साइड में है तो उसकी आरओसी लेफ्ट में ले लीजिएगा, आपके लिए जियोमेगा लाइन आ जाएगी, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो फिर कंट्रोल सिस्टम वाले क्यों बोलते हैं कि पोल राइट साइड में नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट साइड में होना चाहिए? वो तो हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते हैं और आरओसी की तो कोई बात ही नहीं करते। हाँ, तो आरओसी की बात केवल सिग्नल सिस्टम में होती है, ना मैथ्स में होती है, ना कंट्रोल में होती है, ना नेटवर्क में होती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों लोग क्या बोलते हैं, हम प्रैक्टिकल सिस्टम है। प्रैक्टिकल सिस्टम का मतलब होता है कि फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को दो पार्ट में बांट दिया, एक असली वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चल रहा है, और एक प्रैक्टिकल वाला यानी कि जो जीरो से इनफाइनाइट चल रहा है, इसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल लाप्लास। तो यूनिलेटरल लाप्लास वालों को आरओसी की जरूरत नहीं होती है, और अगर यूनिलेटरल लाप्लास पे आप काम कर रहे हो, कोजल सिग्नल पे काम कर रहे हो, तो फिर आपका मतलब है कि आप ऑटोमेटिक समझ सकते हो कि आपका आरओसी कोजल है, यूनिलेटरल में है, इसका मतलब कोजल है, इसका मतलब वो राइट साइड में जा ही रहा है, जीरो से इनफाइनाइट तो जा ही रहा है। तो अगर वो राइट साइड में जा रहा है पोल्स, तो उसका मतलब अगर आपका पोल राइट साइड में ही है तो उसका तो उससे राइट साइड में जाएगा तो कभी भी जे ओमेगा लाइन कवर नहीं हो पाएगी। इसका मतलब पोल्स को सारा को लेफ्ट साइड में होना पड़ेगा, सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, तो उनसे जो सबसे बाहर का आपका पोल है वहाँ से आपकी आरओसी स्टार्ट होगी, जे ओमेगा लाइन को कवर करते हुए जाएगी, और जे ओमेगा लाइन एक बार आरओसी में कवर हो गई तो आपका स्टेबल सिस्टम हो गया। इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम में बिल्कुल सही बोलते हैं कि सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, वरना मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। और ये बातें स्पेशली वो समझ रहा है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है सिग्नल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को, नेटवर्क को, जो अच्छे से जानता है। खैर अभी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो पीरियोडिक सिग्नल है उसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, क्योंकि जुगाड़ लगाना सीख गए, और जब जुगाड़ से निकालना है तो फिर किसका भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जुगाड़ लगा के हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो एफ ओमेगा आएगा सर, तो एफ ओमेगा वहाँ पे जब हम निकालते हैं तो वो आता है सर 2 n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, स्पेशली एडवांस सैम्पलिंग के जान है ये। जो ज़्यादातर बच्चे थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो जाते हैं सैम्पलिंग के अंदर तो वो इस फॉर्मूले को नहीं जानते। ये फॉर्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं, और अगर डिराइव करें तो अभी के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा, सी एन जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपको निकालना पड़ेगा, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है तो फॉर एनी पीरियोडिक सिग्नल आपके पास अगर एफ टी है तो उसके लिए आपको सी एन निकालना होगा। ओमेगा सब जानते हैं क्या होता है सर, वो 2 पाई अपॉन टी एस। सर ये टी एस कहाँ से आया? अरे भाई आपने वहाँ पे सैम्पलिंग की होगी, आपको सैम्पलिंग इंटरवल देगा, वो आपको बोलेगा कि भाई एक फंक्शन एफ टी है पीरियोडिक, उसको मैं इस सैम्पलिंग इंटरवल से सैंपल कर रहा हूँ, तो आप बताइए कहानी क्या होगी। तो कहानी हम बाद में जानेंगे, पहले हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहेंगे कि यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे
मतलब सॉरी, अभी मैं केवल इस एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बता रहा हूँ, मैं अभी सैम्पलिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस एफ टी का टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बता रहा हूँ। तो सबसे अच्छा रहेगा सर कि आप उसको ओमेगा एस भी ना बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो आप यूँ बोल दीजिए सर, यहाँ पे ओमेगा नोट इसका टाइम पीरियड हम जानते हैं ना, टी नोट, उससे कनेक्ट कर रहे हैं 2 पाई अपॉन टी नोट। सैम्पलिंग वगैरह तो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी तो बस मैं बोल रहा हूँ कि एक सिग्नल है फोरियर सीरीज, मेरे को जिसको जानता हूँ इसका सी एन मेरे को पता होगा, फोरियर सीरीज जानता हूँ, सी एन जानता हूँ। तो वो जो भी सिग्नल है पीरियोडिक एफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, सी एन जानता हूँ तो मैं अपने आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दूंगा, और उस फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद फिर इसकी सैम्पलिंग पे बात कैसे आएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में इसलिए लिया, क्योंकि असली में सैम्पलिंग टाइम डोमेन को देख के नहीं, फ्रीक्वेंसी डोमेन को देख के कर रहे होते हैं। यानी कि जो सैम्पलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, टाइम डोमेन के अकॉर्डिंग नहीं। टाइम डोमेन के अकॉर्डिंग सबको दिखता है कि हाँ ठीक है, वो कंटिन्यूस एक्सटी से एक्सोफेन बना दिया, उसमें तो बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने अभी लिया था। एक बेसिक सा क्वेश्चन तो मैं लिया, और इस तरह का कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको आपको टिक कर देना है कि वास्तव में कंटिन्यूस से डिस्क्रीट कैसे बनता है। एक नंबर का सवाल आ गया और एक नंबर का गेट में अगर आ गया तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। उसको अपने मर्ज भी कर दिया उसने, क्या मर्ज कर दिया, पीरियोडिक सिग्नल भी मर्ज कर दिया, टाइम पीरियड पूछ लिया उसने, तो मैंने आपको बता दिया। बट असली सवाल जब बनता है सैम्पलिंग का तो वो बनता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब मैं बोलता हूँ कि स्पेशली हमने देखा था जो हमारी आइडल सैम्पलिंग थी उसमें जो पल्स ट्रेन थी, मैंने कहा इम्पल्स ट्रेन थी, एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल टी माइनस एन टी एस, इस तरह से इम्पल्स आ रही थी। ये टी एस जो है सैम्पलिंग इंटरवल है एक तरह से, वो जो इम्पल्स है वो सैम्पलिंग कर रहा है, तो इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को पहले तो इसका ही लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे पता है सर, क्या है ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो लगा देता हूँ। तो पी ओमेगा क्या आएगा सर, पी ओमेगा आएगा 2 पाई। सी एन कितना है सर, अब आपको क्या पता है कि इम्पल्स ट्रेन जो होती है उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जब भी आप निकालते हैं, सबसे पहला एग्जांपल यही सिखाते हैं फोरियर सीरीज के अंदर, सबसे बेसिक एग्जांपल यही सिखाते हैं कि इम्पल्स ट्रेन का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी एन होता है वो हमेशा 1/ts होता है। तो क्या होता है सर, वो 1/ts, तो एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सी एन की वैल्यू 1/ts, तो मैं बाहर ले लूँ उसको, तो सर बाहर ले लीजिए, तो 2 पाई/ts कर सकता हूँ मैं, और अंदर से डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा से रहेगा, तो डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस रहेगा। ये है इसका असली फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया जो हमारे लिए अभी आइडियल सैम्पलिंग में काम आएगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सैम्पलिंग का उसमें काम में आएगा ये फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इम्पल्स ट्रेन ही आ रहा है। ध्यान से देखो, इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स ट्रेन ही आ रहा है, वहाँ पे टाइम डोमेन में था, यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बस साथ में जो एक कोएफिशिएंट आ रहा है इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजें तो मैटर करेगी कि हाइट कितनी हो गई, हाइट कितनी नहीं हुई, सैम्पलिंग जितने सवाल है उसमें यही चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। आपके अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये तो बहुत सिंपल है, और मैं तो कह रहा हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इतना बड़ा है कि अगर 19-20 भी है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो भी चलेगा। यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए वो मैंने आपको लिखवा दिया, बस काफी है। बस ये है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि किसी ने फोरियर ट्रांसफॉर्म को इतना डीप में देखा ही नहीं था, उसके एप्लीकेशन देखे ही नहीं थे। तो अगर आप ये जानते हैं तो बस फिर काम हो गया। तो ये आइडल सैम्पलिंग जब होता है तो इसकी इम्पल्स ट्रेन का जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको पता है तो बस फिर अब आपको सैम्पलिंग जो थ्योरम होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से शुरू होती है गेम पार्ट 1, आइडल सैम्पलिंग। आइडल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि इम्पल्स ट्रेन के साथ आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सारी कहानी बहुत आइडली तुम्हारे सामने निकल के आ रही है। नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट जो बात करते हो आप कि जो नाइक्विस्ट रेट क्या होती है, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सब चीज़ें इसमें अपन निकाल के लेके आएंगे। और फिर आएगी प्रैक्टिकल सैम्पलिंग, कि भाई प्रैक्टिकल सैम्पलिंग होती है कि इम्पल्स ट्रेन तो हमारे पास होती ही नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, सिग्नल सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो इम्पल्स इतनी प्यारी चीज़ है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसको अचीव करना उतना ही मुश्किल है। इम्पल्स बोलता है कि मैं एक मोमेंट पे ही रखता हूँ सारी वैल्यू, सिर्फ उस मोमेंट पे कैसे कोई चीज़ को पकड़ सकते हैं। आप जो बोलते हो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, वो 2 सेकेंड भी आप मैथमेटिकली लिख रहे हैं, अदरवाइज वो 2 नहीं 2+ है। हम जब भी निकालते हैं ना स्विच बंद करने के बाद टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालो, वो 0 नहीं 0+ है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, वरना नेटवर्क के ट्रांजिट में मैं कुछ अच्छे सवाल बोल दे सकता हूँ आपको जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको पता ही नहीं, उसने कहा कि बैटरी यहाँ 3 सेकंड में खत्म होती है, और स्विच भी कुछ ऐसा लगा रखा था उसने उसने बोला कि टी इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको ये बैटरी लेनी है कि नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि बैटरी 3 सेकंड में खत्म होती है, और आप जो वैल्यू 3 सेकंड में निकाल रहे हो वो 3 नहीं है, एक्चुअली 3+ है। जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हैं तो हल्का सा प्लस होता है वो, क्योंकि उस मोमेंट पे तो हम जी नहीं सकते, उससे आगे ही जी पाएंगे उस वैल्यू को निकालने के लिए, उससे पीछे नहीं निकाल सकते। और जब भी कोई चीज़ गिवन होती है वो पीछे की वैल्यू होती है। अगर आपको उसने बोला कि 3 सेकंड पे इतनी वैल्यू है तो 3 पे है। इसलिए अच्छे सवाल जो होते हैं गेट में या मैथ्स के अंदर वो सीधा बोलते हैं कि भाई f(0) की वैल्यू ये है, f(0+ की वैल्यू निकालो।
पर एक सवाल आया हुआ है बहुत अच्छा गेट 2012 का और बहुत प्यारा सवाल था वो। उसने बोला कि dy by dt t इक्वल टू 0 पे ये दिया हुआ है एंड फाइंड आउट द dy by dt t इक्वल टू 0 पे। तो बहुत सारे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन वही था, dy by dt t इक्वल टू 0 पे। बच्चों ने वही टिक कर दिया कि अरे सवाल ने ये बोला है, पूरा डिफरेंशियल क्वेश्चन दे रखी है, इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि y 0 पे इतना है और dy by dt t इक्वल टू 0 पे इतना है। अब dy by dt t इक्वल टू 0 पे निकालिए। तो जो गिवन होता है ना, याद रखना दोस्तों, वो 0 माइनस होता है, और जो निकालना है ना वो 0 प्लस होता है, और उनमें बहुत अंतर हो सकता है। और ट्रांजिएंट में तो होता ही बहुत अंतर, जब इंडक्टर कैपेसिटर आते हैं तो बहुत अंतर आता है दोनों के अंदर। तो वही कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे फिर से कि जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं वो आइडियल सैम्पलिंग है जिसमें हम इम्पल्स ट्रेन लेने वाले हैं, और सेकंड हम जब देखेंगे सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो के अंदर जहाँ पे असली सवाल आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सवाल आ रहे हैं, वो उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। हम वहाँ पे स्क्वायर पल्स ले सकते हैं, हम वहाँ पे मतलब कोई भी अपने आप में मैं कोई भी पीरियोडिक सिग्नल लेके सैम्पलिंग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सैम्पलिंग के लिए अभी आपको लग रहा है टाइम डोमेन जिम्मेदार है, रियलिटी है फ्रीक्वेंसी डोमेन जिम्मेदार होना। और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी मैं बता दूंगा कि ये इम्पल्स ट्रेन आ रही है तो मेरा जो सैम्पलिंग वाला काम है वो होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इम्पल्स ट्रेन आ रही है तो मेरा सैम्पलिंग वाला काम आराम से होता रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें किसने बोला कि केवल इम्पल्स ट्रेन ही लेना पड़ेगा? टाइम डोमेन में इम्पल्स ट्रेन ही लूंगा तभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स ट्रेन आएगी। ऐसा तो हो रहा है मैं मानता हूँ, पर कुछ और भी लोगे तब भी आपको पता है इम्पल्स ट्रेन तो फ्रीक्वेंसी में आएगी, बस सीएन अलग आ जाएगा। यहाँ पर सीएन बहुत आइडियली बहुत सिंपल तरीके से 1/ts आ गया, तो ठीक है यहाँ पे एक अलग कहानी हो सकती है कि यहाँ पे सीएन कितना आ गया। इसके लिए बोलता हूँ यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इसका सीएन कितना होता है। आप नहीं जानते हैं तो सीएन 1/ts होता है, एक्चुअली 1/ts होता है। तो बस वो सीएन 1/ts कांस्टेंट बाहर निकल के गया, इसलिए लोगों ने बस आइडियल सैम्पलिंग को रट लिया, बस एक तरीका से ये रट लेते हैं। फिर जब नए नए सवाल बन रहे हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली सारा गेम सीएन का है, सीएन बदलता जाएगा अगर आपने इम्पल्स ट्रेन से सैम्पलिंग नहीं की। तो आपने स्क्वायर पल्स से निकाल की है तो सीएन निकालो उसका। तो मैं आपको समराइज भी कर दूंगा कि पहले तो अभी का जो बेसिक है वो क्या है, फिर उसके बाद एडवांस आप बहुत जल्दी से कनेक्ट कर जाएंगे। फिलहाल देखिए, तो सैम्पलिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आपके सामने है, इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं इसको एक बार बोल दूंगा, समझा दूंगा आपको कि देखिए सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है। इट स्टेट्स दैट ए बैंड लिमिटेड सिग्नल x of t having with highest frequency component fm hertz can be exactly recovered or reconstructed from its samples taken at a rate of 2 fm samples per second. Hence the sampling rate और sampling frequency की जो कंडीशन है वो होना चाहिए fs should be greater than equal to 2 fm। सैम्पलिंग थ्योरम क्या है? सैम्पलिंग थ्योरम ये दी गई कि जब सैम्पलिंग वगैरह जो की गई है और सैम्पलिंग का जो मेन पर्पस है वो तभी रिजोल्व होता है जब इस कंडीशन को फॉलो की जाती है। और क्या कंडीशन है वो? कि fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 fm। सर क्या मेन पर्पस है, क्यों बनाई, ये कहाँ से आया, उसको मैं भी प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि प्रूफ ही इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रूफ समझ में आ गया तो पूरा सैम्पलिंग आपकी जेब में। पर अभी के लिए ये जो सिंपल छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई सैम्पलिंग का सीधा सा एक ही फंडा है, सैम्पलिंग तब तक सही चल रही होगी जब तक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा 2 fm से बड़ी हो। जहाँ पे fm क्या है? fm जो मैसेज सिग्नल है जिसका आप सैम्पलिंग कर रहे हो, या कोई भी मैसेज सिग्नल है, कोई भी ft है, उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उसका क्या है? fm हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, ये देखो यहाँ पे इट सेड दैट अ बैंड लिमिटेड सिग्नल x of t हैविंग विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ fm हर्ट्ज। अभी सर बैंड लिमिटेड सिग्नल क्या होता है? आपकी हर बात को आप बहुत डिटेल में बताते हो, अच्छे से समझाते हो। यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी कंस्टेंट होते हैं फास्ट चलने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने बोला सैम्पलिंग पढ़ाइएगा, एक बार तो मैं सारी चीज बता दूँ कि यहाँ पे x of t बैंड लिमिटेड सिग्नल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो मेरे पास जो सिग्नल है वो कुछ ऐसा ही है जैसे ट्री मैंने बोला, या कोई भी ऐसा डिजाइनिंग जो यहाँ से केवल ओमेगा एन तक फैला हुआ है, इसको इनको बोलते हैं बैंड लिमिटेड सिग्नल। जबकि बैंड पास सिग्नल क्या होते हैं? जो एक बार के लिए मॉड्यूलेशन करने के बाद जो दूर फैल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंड पास सिग्नल। तो बैंड पास सिग्नल की जो सैम्पलिंग है वो अलग तरीके से होती है, उसको मैं अगले वीडियो के अंदर लूंगा जब मैं एडवांस सैम्पलिंग सिखा रहा हूँ। उसके लास्ट पार्ट ये लूंगा कि बैंड पास सिग्नल की सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो ये बैंड लिमिटेड सिग्नल जो होते हैं, जो कि 90% केस में ये मिलते हैं आपको, जो फ्रेश सिग्नल तुम्हारे ऐसे होते हैं। हाँ तो वो तो बाकी तो ये ऐसे कैसे बनेंगे, ये आपने कोई मॉड्यूलेशन कर दिया होगा तब तुम्हें बीच में जाके कभी ऐसे सिग्नल मिल रहे होंगे, उनकी भी सैम्पलिंग करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे वो बात की बात है। पर आपको जनरली जो बैंड लिमिटेड सिग्नल मिलते हैं, और अगर बैंड लिमिटेड सिग्नल ही मिल रहे हैं तो उस बैंड लिमिटेड सिग्नल के अंदर मैं आपको याद दूं फिर से कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो एफएम हर्ट्ज है। यानी कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये जो है ये एफएम हर्ट्ज है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो अगर वो है एफएम हर्ट्ज तो आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको एफएस कुछ ऐसे लेनी है कि वो 2 एफएम से बड़ी हो। या फिर सैम्पलिंग इंटरवल टीएस की बात कर रहे हो तो 1/fs करोगे तो ग्रेटर देन से ले जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा 1/2 एफएम, यानी कि सैम्पलिंग इंटरवल 1/2 एफएम से कम ले। यानी कि सैम्पलिंग इंटरवल जितना कम लें उतना अच्छा है, या फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा लें उतना अच्छा है। अब हमारा क्या मन करता है? हमारा ये मन करता है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है
वो हम छोटी लें। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी छोटी क्यों लें? क्योंकि हम चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है बैंडविड्थ वो थोड़ी सी हमको कम लेनी पड़े। इसके लिए सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर कर जाती है। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम लेंगे तो बैंडविड्थ भी कम लेनी पड़ेगी, पैसा कम लगेगा। लेकिन रियलिटी ये कि इसने कंडीशन लगा दी। काउंटर पढ़ाऊंगा मैं भी एक दो, जो मेरे पास बच्चों ने बोला भी 3-4 टॉपिक के बारे में, उसमें सैम्पलिंग है, काउंटर है, DTFS DTFT है। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा इनकी वीडियो में डालता रहूंगा। लेकिन आपको बता दूं फिर से मैं कि यहाँ पर स्पेशली इस बात को ज़्यादा ध्यान समझिएगा कि जो कंडीशन लगती है उसके अपोजिट आपका दिल करता होगा करने का। क्योंकि यहाँ पर हम चाहते तो हैं कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम ले ताकि बैंडविड्थ भी कम मिले आपको। अभी बैंडविड्थ वगैरह क्या होती है, स्पेशली ये सब बातें थोड़ी गहराई में जाती है जो कंडीशन में पढ़ते हैं बच्चे, कि यहाँ पे आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम लोगे आप, तो आपको जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बैंडविड्थ देनी पड़ती है चैनल की। चैनल की बैंडविड्थ जितनी कम लोगे उतना अच्छा पैसा कम लगेगा। ज़्यादा बैंडविड्थ लेनी पड़ रही है आपको तो ज़्यादा पैसा लगेगा आपका। तो इसलिए सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम लेते हैं, पर इतना कम मत लेना। इस कंडीशन में तो रहना ही रहना है, यानी 2FM से तो बड़ी होनी ही चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करेंगे कि 2FM से बड़ी लें। सर आप कह रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप तो बताओ कि क्या करूँ मैं? तो जितना दूर चलो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा लो 2FM से उतना अच्छा है। 2FM इज द क्राइटेरिया। ऐसे सैम्पलिंग इंटरवल जितना कम लो उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये आपकी सैम्पलिंग प्रोसेस हो गया। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं साइड में हट रहा हूँ। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं प्रूफ की। इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बड़े ध्यान समझिएगा। प्रूफ समझ में आ गया? सारे सवाल हो जाएंगे। अभी मैंने 5-7 सवाल लेके आया हूँ, सब हो जाएंगे। गेट के सवाल, हर तरह के सवाल लेके आया हूँ मैं, सब आपसे हो जाएंगे। बट आप इसका प्रूफ समझिएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि FT है, ये कुछ ऐसा है कि टाइम डोमेन में, और इसका F ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेता हूँ तो उसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आता है, ओमेगा m से माइनस ओमेगा m, ऐसे एक ट्री बना हुआ है, ठीक है ना। इसकी हाइट ए है। यहाँ पे हाइट से मतलब होता है क्योंकि सारा काम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है तो इसकी हाइट ले रहा हूँ। देखिए मेरे को ना हाइट से मतलब है ना इसमें क्या चीज़ है इससे मतलब है। यहाँ कुछ भी हो रखा हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कचरे का ढेर हो, कुछ भी हो, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी मैसेज सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ पेड़ है। अब मैं सर यहाँ पे कुछ ढंग से बनाओ ना सर, अपना गेम क्यों खेल रहे हो? ट्राइंगल बना दो ना। अब देखो मैं ट्राइंगल बना दूंगा तो तुम बोलोगे कि भाई ट्राइंगल फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका होता है? तो सर वहाँ पे सिंक फंक्शन है, सिंक स्क्वायर फंक्शन का होगा। तो ये सब में मैं नहीं जा रहा, मैं कोई जनरलाइज लेना चाहता हूँ आंसर, कोई मैं लिमिट नहीं कराता उसको कि मैं सिर्फ ट्राइंगल ही लूँ। इसलिए मैंने जनरलाइज के नाम पे एक पेड़ बना दिया। वो जनरलाइज एग्जांपल है कि भाई इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ओमेगा में है, ठीक है। अब आपको पता है कि सैम्पलिंग में होता क्या है? सर हमको पता है कि सर इसमें हम FT इंटू PT करते हैं। फॉर सैम्पलिंग क्या करेंगे आप? एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम में, FT इंटू PT। अगर आप FT इंटू PT करेंगे तो क्या आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि टाइम डोमेन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका कन्वोल्यूशन होता है, सारे साथ 1/2 पाई भी बार आता है। देखिए 1/2 पाई F ओमेगा कन्वोल्यूशन P ओमेगा होता है। जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो जाकर देखिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म की 14 प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। उसके अंदर आप देखिएगा कि टाइम मल्टीप्लिकेशन, जब टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन होता है, यहाँ 1/2 पाई भी आता है। और जब टाइम में कन्वोल्यूशन करते हैं तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई होता है, वहाँ कोई 1/2 पाई वगैरह नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान से रखिएगा। तो सर यहाँ पे टाइम में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन होता है 1/2 पाई के साथ, ठीक है। F ओमेगा तो हमें पता है। अब P ओमेगा क्या है? जहाँ पे वेयर PT हम जानते हैं इम्पल्स ट्रेन ले रहे हैं क्योंकि हम आइडियल सैम्पलिंग कर रहे हैं, सबसे फेवरेबल हमारी सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो ये इम्पल्स ट्रेन ले रहे हैं डेल T माइनस NTS। और इसके लिए हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म P ओमेगा होता है सर 2 पाई/TS समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा s। ये हम जानते हैं। और अगर हम जानते हैं तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये FT इंटू PT को मैं कोई एक नया सिग्नल FST बोल रहा हूँ, सैम्पल सिग्नल आफ्टर सैम्पलिंग। तो यानी कि FST का जो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा होगा FS ओमेगा, वो क्या निकल के आ रहा होगा? तो सर आपको इस इम्पल्स P ओमेगा को कन्वोल्यूशन में लेना है। तो जब आप F ओमेगा कन्वर्शन करेंगे तो क्या आप एक और प्रॉपर्टी जानते हैं इम्पल्स की? इम्पल्स की मैंने प्रॉपर्टी दी थी आपको, एक तो मल्टीप्लाई करने वाली, कि किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उस फंक्शन को खत्म कर देता है और उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है। जबकि दूसरी प्रॉपर्टी है सर, दूसरी प्रॉपर्टी है सर कन्वोल्यूशन की। जब भी ये किसी के साथ कन्वर्शन जाता है तो ये खुद को खत्म कर देता है और उस फंक्शन में अपनी शिफ्टिंग दे देता है, फंक्शन को अपनी शिफ्टिंग दे देता है। इम्पल्स की प्रॉपर्टी मैंने 4 में से 2 प्रॉपर्टी यही सिखा दी। इम्पल्स की 4 प्रॉपर्टी जो आपको मुझे ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी की, इम्पल्स किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करता है
तो उस फंक्शन को खत्म करके उसकी कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, यानी एफ टी डॉट डेल टी एफ जीरो डेल टी होता है। डेल टी तो तब भी रहता है, उसको टाइम टी की जगह टी इक्वल टू जीरो के कांस्टेंट निकालना पड़ता है। जबकि जब कन्वोल्यूशन में जाता है, ये जो मैं स्टार बनाता हूँ उसका मतलब कन्वोल्यूशन, तो इसका मतलब कन्वोल्यूशन क्या होता है कि जब भी इंपल्स किसी फंक्शन का कन्वर्शन होता है तो अपनी शिफ्टिंग उस फंक्शन को देता है, तो ये फंक्शन ने इसने शिफ्टिंग कर दी। तो यहाँ तक क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनको आपस में कन्वोल्व करना है। तो आप सोच के बताइए कि कन्वोल्यूशन क्या होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आराम से, क्योंकि मैं अभी वन साइडेड बोलता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसके आपस में कन्वर्शन करने से क्या आएगा, क्या आ रहा होगा। कर लिया? तो ठीक है सर, देखिए 2 पाई अपॉन टी एस, बड़े ध्यान समझिएगा, 1/2 पाई तो बाहर ही है, पी ओमेगा ये है, एफ ओमेगा के साथ कन्वर्शन कर रहा हूँ तो 2 पाई बाई टी एस कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूँ, और एफ ओमेगा कन्वर्शन इसके साथ ले रहा हूँ, तो समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस किया जा सकता है। 2 पाई बाई टी एस को जब मैं कैंसिल करता हूँ तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो चुका है, और ये 1/ts समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये आपके पास है, ये एफ एस ओमेगा है सैम्पल फिंगर। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर अब मैं आपकी जगह होता तो सैम्पलिंग के लिए मैं 3 बातें अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से याद रखता। पहली चीज़ सबसे छोटी सबसे सिंपल, और मैं समरी में लिखूंगा भी सही लास्ट में, और वो है कि कभी भी मुझे कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट में डालना है तो मुझे सैम्पलिंग करनी होगी, सैम्पलिंग इंटरवल दिया होगा टी एस, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो टी एस निकाल दो बस। टी एस निकालने के बाद जो कंटिन्यूस टाइम में एफ ऑफ टी है उसमें जहाँ जहाँ स्मॉल टी है उसको एन इंटू टी एस से रिप्लेस कर दो। जैसे एन इंटू टी एस से रिप्लेस करोगे आपको सारा फंक्शन एन में मिल जाएगा, और जो एन में मिला वही डिस्क्रीट सिग्नल है। तो कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बनाने का फॉर्मूला पहला सिंपल सा हो गया। दूसरी चीज़ जो मुझे याद रखनी है वो है कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को अगर हम, मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर मैं ले रहा हूँ तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ तो फॉर्मूला होता है 2 पाई समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, सैम्पलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, लिख लिख के याद करना है। बड़े से बड़ा सवाल भी कर देंगे, बड़े से बड़ा सवाल कर देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जब वो सैम्पलिंग का अच्छा सवाल आएगा, अरे आप तो छोड़िए, जब मैं कह रहा हूँ इतने फेमस पब्लिशर, और मैं कह रहा हूँ फेमस पब्लिशर की मैं धज्जा उड़ाता हूँ, धज्जा उड़ाता हूँ। अभी टाइम कम है वरना मैं उनके सारे के सारे जो ब्लंडर क्वेश्चन है ना वो ले सकता हूँ यहाँ पे, उनकी धज्जा उड़ा दूंगा। जो फेमस पब्लिशर आप लेके बैठते हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी बहुत घटिया है, और सबसे फेमस है, वो सबसे ज्यादा खरीदते हैं, सबसे ज्यादा महंगी हो, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, और एडवांस टेस्ट बना के बिना सर पैर के टेस्ट हो, बिना सर पैर के। मुझे बताओ कौन से गेट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन ईसी का पेपर टफ आता है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। गेट अपने आप को सिंपल शब्दों में बोल रहा है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा रहा है, वहां पर कैलकुलेशन ही उठपटांग दे रखी है। नेटवर्क का सवाल दे रखा है, कैलकुलेशन इतनी उठपटांग दे रखी है कि मतलब आदमी का टाइम वेस्ट हो जाए और अपना टेम्परामेंट खो दे। ऐसे सवाल भी होंगे गेट में, पर ऐसे 1-2 सवाल होंगे, वहां पे हर सवाल आपको बस मतलब परेशान कर रहा है। और उस चक्कर में मैं देखता हूँ कि बच्चों की तैयारी काफी अच्छी है, फिर भी उनका मोटिवेशन ही नहीं है। उन्हें मोटिवेशन ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो टेस्ट ऐसे दे रहे हैं टफ वाले। तो बिना टफ फालतू की टेस्ट भी नहीं देना है, उसके लिए है अदर टेस्ट भी है, वो अगर आप मुझसे इंडिविजुअली बात करेंगे टेलीग्राम में मैं आपसे वो सब बातें कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए अभी के लिए बता रहा हूँ, आपकी फंडामेंटल क्लियर रखिए। फंडामेंटल ज्यादा क्लियर है तो मैंने जो दूसरी चीज बताई थी वो कहा था कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर 2 पाई समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी एन डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। सी एन निकालना है मुझे किसी पीरियोडिक सिग्नल का, वो निकालते रहेंगे। अब तीसरा लास्ट फॉर्मूला है कि अगर मैं इंपल्स ट्रेन से कर देता हूँ तो इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, सीन के लिए 1/ts होती है, तो 2 पाई बाई ts समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा जगह, हालांकि वो मुझे याद ही है, तो उसको मैं यहाँ पे यूज में लेके फाइनली सैंपल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखूंगा। तो तीसरी चीज जो है वो ये है क्या, कि एफ एस ओमेगा आ रहा है, यानी कि सैम्पलिंग के बाद जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रहा है मेरे पास, एफ एस ओमेगा वो आ रहा है 1/ts समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। 1/ts मतलब एक हाइट के अंदर चेंज आएगा, ये ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा गेम जो गेट इक्वेशन को देखोगे हाइट में भी खेला गया है, तो हाइट में भी खेला गया है, फ्रीक्वेंसी भी खेला गया है, दोनों देखेंगे। एडवांस के तरह जो क्वेश्चन आए कल मैं जब समरी करूंगा ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो एडवांस वाले सवालों के अंदर हाइट से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको बस इससे मतलब है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सीएन हर जगह नहीं होगा। लेकिन जब ये आइडल सैम्पलिंग होती है, बिना कुछ बोले जो इंपल्स ट्रेन से सैम्पलिंग करता है, कुछ भी नहीं बोला तो समझाना यही वाला पार्ट पढ़ रहा है, इंपल्स सैम्पलिंग वाला कर रहा है, क्योंकि 90% गेम में यही होता है। 10% गेम में वो सारे वाले भी आए हुए हैं, 10 नहीं मैं तो कह रहा हूँ 20% सवाल में वो भी आए हुए हैं एडवांस वाले। 80% के अंदर सवाल ऐसे आते हैं, छोटे एग्जाम में ये आते हैं, तो उसमें तो इंपल्स ट्रेन होता है, वहाँ पे जो सी एन होता है वो 1/ts होता है, कॉन्स्टेंट है वो सी एन, हर एन पे एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे उसमें कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे हर एन पे एग्जिस्ट कर रहा होता है।
लेकिन जब वो आपके स्क्वायर पल्स से सैम्पलिंग करता है, किसी और से करता है, तो वो हर एन पे सी एन नहीं आता है। सी एन देखते हैं कि केवल इवन पे आ रहा है या ओड पे आ रहा है या इन जगह पे आ रहा है, तो वो सी एन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वही एन भी एग्जिस्ट करेंगे, और वही एन एग्जिस्ट करेंगे तो वही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपके पास आएंगे। इसलिए वहाँ जब सवाल बनता है तो वो फिल्टर लगाने के बाद क्या क्या बचेगा, ऐसे सवाल पूछता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल बनाता है। सबको मैं मर्ज करूंगा, हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, पर मैं लास्ट में जब समरी करूंगा उन सब बातों को अच्छे से समझाना है। तो मैंने आपको बताया कि 3 बातें अब तक क्लियर हो चुकी है, यानी अब तक की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें थी जो मैंने आपको बता दी। फिलहाल चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर तो ये प्रूफ की कहानी क्या होगी सर? तो प्रूफ का मतलब ये है कि सर ये तो मेरा सैंपल सिग्नल का फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म आ गया। अब उसके बाद मैं इसके अंदर फाइनल डिजाइन बनाता हूँ। डिजाइन का मतलब सर क्या है कि यानी कि जो मेरे पास आंसर आ रहा है उसका डिजाइन क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो सर इसको सजा देंगे, थोड़ा सा सजा लेते हैं, वो तो बहुत सही बात है। शेप ले लेते हैं कोई अच्छी वाली, और 2D की शेप के साथ हम इसके अंदर बना देते हैं। ओके, देखो एफ एस ओमेगा बना रहा हूँ मैं। एफ एस ओमेगा मैं क्या बना रहा हूँ? एफ एस ओमेगा डायग्राम। एफ ओमेगा डायग्राम आप जानते हैं, एफ ओमेगा डायग्राम ये पेड़ है। तो एफ एस ओमेगा डायग्राम बना रहा हूँ। एफ एस ओमेगा डायग्राम कैसे होगा सर? सबसे पहले तो एफ ओमेगा ही आएगा। क्यों? बड़े ध्यान से देखो, एफ एस ओमेगा क्या है? एफ एस ओमेगा अपने आप में ट्रेन है, एक ट्रेन है। जहाँ पे एन इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको क्या मिलता है? केवल एफ ओमेगा। एन इक्वल टू 1 रखते हो तो एफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस। एन इक्वल टू 2 रखते हो तो एफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस। एन इक्वल टू 3 रखते हो तो एफ ओमेगा माइनस 3 ओमेगा एस। तो इस तरह से आपको अलग अलग फंक्शन मिलते रहेंगे। तो एफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस यानी ओमेगा एस पे शिफ्टेड, फिर एफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस यानी 2 ओमेगा एस पे शिफ्टेड। एन अगर इक्वल टू 3 रखता हूँ तो एफ ओमेगा माइनस 3 ओमेगा एस। ऐसे एन इक्वल टू माइनस 1 रखता हूँ तो एफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस यानी कि माइनस ओमेगा एस पे शिफ्टेड। एफ एन इक्वल टू माइनस 2 रखता हूँ तो माइनस 2 ओमेगा एस पे शिफ्टेड। ये जो एफ ओमेगा है ये ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम तक फैला हुआ है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो आपका एफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस है, यानी ओमेगा एस से राइट में शिफ्टेड, अगर ये राइट में शिफ्ट हो गया तो इसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ होगा? तो ये सर ओमेगा एम इसकी विड्थ है, तो यहाँ पे भी ओमेगा एस विड्थ रखने का मतलब है ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम पे होगा। और इधर माइनस ओमेगा एम पे जाना है यानी कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम पे होगा। वेरी गुड। ऐसे ही इस तरफ आइए सर, यहाँ पे ये 2 ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम होगा, और इधर 2 ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम होगा। ऐसे ही इधर नेगेटिव में भी देख लीजिए, यहाँ पे माइनस ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम होगा, क्योंकि विड्थ तो प्लस ओमेगा एम इधर है, माइनस ओमेगा एम इधर है, तो माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम होगा, एंड सो इस तरह से ये इनफाइनाइट तुम्हारे पास ट्रीज आ जाएंगे। तो कितनी प्यारी चीज़ है, आपने एक पेड़ लगाया, सैम्पलिंग कर दीजिए, आपके पास अनंत पेड़ बन जाएंगे। कहीं पे भी डिवाइडर पे आप जा रहे हैं, आप हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक पेड़ लगा दीजिए, उसके बाद आप देखिए अपने आप सैम्पलिंग होगी और आपके पास इतने सारे पेड़ बन जाएंगे। और हरे भरे पेड़ देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा, पर मैं काम बता रहा हूँ कि ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कैसे बने। ये इस फॉर्मूले से बने सर, ये एफ एस ओमेगा डायग्राम है, ये एफ एस ओमेगा का डायग्राम है। एफ एस ओमेगा डायग्राम सर देखिए बड़े ध्यान से, एफ एस ओमेगा क्या बोल रहा है कि सर एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। एन के लिए 0 तो एफ ओमेगा ही है। एफ ओमेगा यहाँ पे आपको पता ही है, स्टार्टिंग क्या लिया आपने? एफ टी का फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म क्या लिया? मेन सिग्नल तो यही है, मैसेज सिग्नल तो यही है, तो ये एफ ओमेगा ही है। एन इक्वल टू 1 पे एफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस आएगा, एन इक्वल टू पे एफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस आएगा, एन इक्वल टू 3 पे एफ ओमेगा माइनस 3 ओमेगा एस आएगा, एन इक्वल टू माइनस 1 पे एफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस आएगा। तो यानी कि ट्रेन मिल रही है। साथ ही साथ एक काम की चीज़ पे भी ध्यान दिया होगा आपने कि सारी हाइट भी आपकी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/ts, यानी कि अगर पहले हाइट a थी तो अब a/ts हो जाएगी। पहले आपने हाइट कितनी ले रखी है? इस पेड़ की हाइट a ले रखी है, तो अब 1/ts टाइम्स हाइट हो जाएगी सारी, तो a/ts हाइट हो जाएगी। ये है आपका सैंपल सिग्नल एफ एस ओमेगा। और अगर ये सैंपल सिग्नल आपको समझ में आ गया तो बस यही कहानी है। अब देखो, ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन को ध्यान रखे की गई है, टाइम डोमेन को देख के नहीं कि कंट्री से डिस्क्रीट बना दिया, उसमें क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ उससे? सर क्या फायदा हुआ? क्यों बनाया डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर? कंट्रीज में काम चल रहे थे, तो एक्चुअली मेरे को कंट्री से डिस्क्रीट बनाने के अंदर टाइम में कोई फायदा नहीं था, वो तो बन गया, इसलिए हम डिस्क्रीट के अंदर पढ़ते हैं चीज़ों को, सिग्नल को डिस्क्रीट में पढ़ते हैं, डिस्क्रीट में उसके बारे में बातें करते हैं, डिस्क्रीट में बहुत सारी कहानियां करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि कंट्री से डिस्क्रीट बनाने का मेन रीजन ये है कि मुझे फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर सैम्पलिंग करनी थी। क्यों? क्योंकि सर अभी जो सैंपल्स हो गए ये हाई फ्रिक्वेंसी तक पहुंच गए, तो अब इसको आगे शिफ्ट करना बहुत आसान है। हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को बहुत दूर तक ले जाना, ट्रांसमिट करना बहुत आसान है। अब मुझे अल्टीमेटली तो ये पता है,
इलेक्ट्रिकल वालों को इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ईसी वालों के हिसाब से मैं नहीं जाऊँ, सीधा मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सबको ध्यान रखते हुए बोल रहा हूँ। आपको बस ये समझना चाहिए कि सैम्पलिंग करने के बाद मुझे डिजाइन मिल गई, ठीक है। अब जब भी ये रिसीवर पहुंचेगी जो ये डिजाइन, इससे मुझे वापस मैसेज सिग्नल निकालना होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लो पास फिल्टर लगा दूंगा। लो पास फिल्टर लगा दूंगा तो मुझे वापस ये ट्री मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, बस एक लो पास फिल्टर लगा देना है, लो पास फिल्टर निकल के इस ट्री को निकाल देगा, तो वापस मेरा मेन आपका जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो एज इट इज मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ये मेरे पास एज इट इज तब आएगा जब सैम्पलिंग ऐसे दूर दूर की गई हो। अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी पास में होती तो ऐसा होता ना कि इन दोनों की टांगे आपस में टकरा जाती। अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम ले लेता मैं, क्योंकि टांगे टकराती, तो फिर यहाँ पे सिग्नल खराब होता, ये दोनों सिग्नल आपस में टकराते, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यानी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि इसकी ये वाली टांग इस वाली टांग से दूर रहे। ज़्यादा दूर तक की बात ही मत करो, आप सिर्फ इतनी सी बात करो कि जो जस्ट अगला वाला सिग्नल आ रहा है उसकी पीछे वाली टांग जो मेन सिग्नल है उसके आगे वाली टांग से थोड़ा दूर हो, तब ये बचे रहेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसलिए फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग, क्योंकि मुझे वापस रिकंस्ट्रक्शन भी करना है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ इवन फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये जो कंडीशन मुझे रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, तो मुझे ये देखना है कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम जो है वो हर हाल में ओमेगा एम से बड़ा होना चाहिए। बराबर तक भी चलेगा, एक बार दोनों को बस टच भी हो गया पाऊँ तो भी चलेगा, पर कम से कम बड़ा या बराबर तो होना चाहिए। इसका मतलब ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एम। हैंस प्रूव्ड, यहाँ से प्रूव्ड हुआ ही, हैंस प्रूव्ड। जो हमने कहा था, क्या कहा था अभी, हमने पढ़ी थी अभी सैम्पलिंग थ्योरम, जो कहती थी कि अगर आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs ले रहे हैं तो वो हमेशा 2fm से ज़्यादा लेना। उसका फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, ये हमने प्रूव किया। और ये प्रूव करने के नाम पे, प्रूव तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेन तो ये सब कुछ कैसे किया ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये सिग्नल कैसे बनाए, कैसे इसको दूर दूर तक भेजा मैंने, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये सब चीज़ें जो यूट्यूब पे बता रहा हूँ ऑब्वियसली टाइम टेकिंग चीज़ होती है, लेकिन मैं ध्यान से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट लेना नहीं चाहता। और मैं आपको कह रहा हूँ फिर से कि आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अपन, आप टकराएंगे क्योंकि गेट में अब तो वही काम में आने वाले हैं पास में 2 महीने के अंदर। तो आप इस चैनल का नाम ही मेवाड़ी कॉन्सेप्ट इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट वाइज समझते जाइए सब चीज़ों को, क्योंकि थ्योरी के साथ तो बहुत बड़ा होता ही है और वो भी समझेंगे। इवन जब जो बच्चे गेट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो वो आराम से समझे, वो आराम से बात करें, उसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स समझे, उसमें पूरी थ्योरी हम आपको पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल्स खूब सारे कराएंगे, टेस्ट लेंगे, वहाँ पे सब कुछ कहानी होगी धीरे धीरे। लेकिन अभी जो 2025 को टारगेट लेने वाले हैं और लेना चाहिए, अगर इवन आप थर्ड ईयर में भी है तो थर्ड ईयर वालों को भी डाउट है तो उनको देना चाहिए एग्जाम गेट का, और उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज समझे। अब बस कॉन्सेप्ट वाइज के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो 3 पोर्शन है, मैथ्स और एप्टीट्यूड को सीख सकते हैं आप, या फिर कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं सिग्नल, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, एएमटी, उनको सीख सकते हैं। और या फिर अगर ईसी वाले हैं उनको कोर्स सब्जेक्ट का सीखना है तो वो सीख सकते हैं, कोर्स सब्जेक्ट जो है कि ईडीसी, ईएमएफटी और कम्युनिकेशन, वो सीख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो चीज़ आपने देखी, अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इसको करिए, इसको करके बताइए क्या आएगा। मैं पानी भी लेता हूँ। अगर आपने कर लिया तो देखिए यहाँ पे रोकी आपने क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए। इसने बोला कि भाई एक एक्स टी है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा दे रखा है, ओके। यहाँ पे इसने बोला कि सैम्पलिंग इंटरवल ले रहा हूँ मैं π/2 सेकेंड, सैम्पलिंग इंटरवल टीएस बोल सकते हो, ये ले रहा हूँ। तो इसने बोला कि भाई सैम्पलिंग करने के बाद जो सिग्नल कैसे बनेगा, यानी सैम्पलिंग करने के बाद अगर ये एक्स टी है तो एक्सएस टी क्या बनेगा, एक्सएस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, यानी एक्सएस ओमेगा क्या बनेगा। एक्स ओमेगा दे रखा है, एक्सएस ओमेगा, जैसे मैंने देखा ना एफ टी का एफ ओमेगा दे रखा है, तो सैम्पलिंग के बाद जो एफ एस टी बनता है उसका एफ एस ओमेगा आपने देखा था क्या होता है, वो 1/ts समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। तो वही आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर कैसे करते हैं ऐसे सवाल को, सवाल को करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम को दिया नहीं, वरना मैं सबसे पहले तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए टाइम लेता हूँ। यहाँ तक लिखने के बाद मैं बोलता हूँ बच्चों को, क्लास के अंदर जब हम आराम से चल रहे होते हैं, ये यहाँ तक उतार लिया, सब समझ में आया, अब एक बार ट्राई करो इसको बनाने की अपनी कॉपी के अंदर। तो जब बनाएंगे कॉपी करते हैं तो ट्राई करने के सोचने भर से ही थोड़ा दिमाग काम करता है कि अरे क्या करूँ, n इक्वल टू 0, ये ऐसी चीज़ कैसे बन सकती है यार, समेशन कैसे बनता है डायग्राम में, एफ ओमेगा जानता हूँ, बस उससे ये सब कुछ कैसे बना दूँ। ट्राई करेंगे कि n इक्वल टू 0 कहूँगा तो एफ ओमेगा बना दूँ,
तो अकेला डायग्राम में एफ ओमेगा ही आएगा क्या? फिर इतने सारे एन कहाँ से आएंगे? तो एफ ओमेगा छोटा सा है, उसके सिवा बाकी सब भी आते रहेंगे अपने आप, तो सब कुछ आके ये बनता है। और फिर जब मैं बनाता हूँ तो और अच्छे से फील आता है कि हाँ यार ऐसे ही बन रहा है, सही कह रहा हूँ, बहुत प्यारा बन रहा है और उससे ही प्रूव हो रहा है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो बस फिर उसके बाद जो ये सवाल है कि इसके अंदर सैम्पलिंग इंटरवल पाई/2 सेकंड ले रखा है और आपसे पूछा है, तो आप ऐसे सवाल को आंसर दे सकते हो। जैसे मैं करता हूँ सवाल को, यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन। आपसे पूछा है इसने कि एक्स ऑफ, इसने दिया रखा है एक्स ऑफ ओमेगा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जानने मेरे को, वो कहाँ से कहाँ है? -2 से 2, हाइट 2 है। हाइट से भी मतलब है क्या सर? देखता हूँ ऑप्शन में, हाइट से भी मतलब है क्या? हाइट में भी मतलब है क्या? हाँ सर, हाइट से मतलब है 6/पाई 4/पाई, अलग अलग हाइट भी दे रखी है इसने, तो हाइट से ही मतलब है। तो हाइट का भी ध्यान रखना है, 2 और -2 से 2, ये ओमेगा में ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी है स्मॉल एफ है या ओमेगा है, इसका भी ध्यान इंपॉर्टेंट है। रेडियन पर सेकंड में दे रखा है, हर्ज में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल सर यहाँ पे इसने बोला है सैम्पलिंग इंटरवल कितना दिया है? पाई/2 सेकंड। तो मुझे मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है सर? 2π/ts यानी कि 2π/π/2 यानी कि 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड इसका ओमेगा एस आ चुका है। तो इसलिए अब मैं इसका, और अच्छा 1/ts की वैल्यू, क्योंकि हाइट 1/ts टाइम हो जानी है, तो 1/ts की वैल्यू कितनी होगी? तो सर 2/पाई हो जाएगी सर। तो नहीं, हाइट को तो 2/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाकी फ्रीक्वेंसी जो है तुम्हारे सामने है कि क्या कैसे डिजाइन बनाएगी। तो देखिए सर, वैसे तो जल्दी से क्लिक कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि भाई ओमेगा एस 4 रेडियन पर सेकेंड है, यहाँ -2 से 2 है, ओमेगा एम 2 है और ओमेगा एस 4 है, यानी कि जस्ट 2 ओमेगा एम है। ओमेगा एस कितना है? 2 ओमेगा एम। एग्जैक्टली क्रिटिकल कंडीशन, हमारा ओमेगा एस 2 ओमेगा एम के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। जस्ट 2 ओमेगा एम लिया, यानी कि जस्ट टांग टच ही होगी। टांग टच होगी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि डिजाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ऐसे डिजाइन बनेगी। हाइट कितनी होगी सर? हाइट होगी यहाँ पे 4/पाई। क्यों? इसकी हाइट 2 है, 1/ts से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट 4/पाई हो जाएगी, ठीक है। और बाकी टांग टच होने वाली चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले एक्स ऑफ ओमेगा लिखो, तो -2 से 2 एक्स ऑफ ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस। ओमेगा एस कहाँ है? ओमेगा एस 4 पे, यानी 4 पे 4 - 2 कितना होता है? 2 ही होता है, क्योंकि 4 - 2 यहाँ पे, तो 2 ही है, बिल्कुल सही टच हो रहा है। और यहाँ पे +2 का मतलब 4 + 2 6 होता है, तो यहीं पे आ रहा है। अगली शिफ्टिंग क्या होगी? 2 ओमेगा एस पे, 2 ओमेगा एस मतलब 8 पे, 4 दूनी 8, ओमेगा एस 4 है तो 2 ओमेगा एस मतलब 8 पे, तो 2 कम पीछे का 6 है, 2 ज़्यादा करेंगे तो 10 है, तो इस तरह से चलता रहेगा। सेम इधर -4, ये -6, -8, -10, और इस तरह से तुम्हारे पास ये एक डिज़ाइन मिल रही है। ये है आपकी सैंपल सिग्नल एक्सेस ओमेगा। तो कुल मिला के सर कहानी ये है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4/पाई और कनेक्टेड चलते हुए बॉम्बे ऑप्शन दिख रहा है, तो बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि आंसर बी है इसका राइट आंसर, आंसर बी। क्लियर? तो ये सवाल क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में लेते हैं, क्योंकि अभी ये लगभग 1 आवर का वीडियो हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिर हो सकता है 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़े, क्योंकि ये देखो 3 घंटे का तो ये कम से कम टॉपिक है ही ना, सैम्पलिंग। तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट अभी देखा, दूसरा पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो ले लूँगा, और तीसरा पार्ट एक और वीडियो ले लूँगा, सैम्पलिंग पूरा कनेक्ट हो जाएगा। आपको सैम्पलिंग पढ़ना है, पूरे ढंग से पढ़िए, उसको बीच में जल्दबाजी में मत करिएगा। और वीडियो यूट्यूब की प्रॉब्लम में है कि मैं ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, ताकि जो देखने वाला उसको देख के समझ में आ कि हाँ जल्दी से निपटा सके, फास्ट चला के भी निपटा सके। ऑल दो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे वीडियो को फास्ट करने की पॉसिबिलिटी कम हो, क्योंकि मैं इतनी सारी बातें इतने कम टाइम में बता रहा होता हूँ, फास्ट में भी बता रहा होता हूँ, तो इवन आपको स्लो करना पड़ सकता है, वीडियो को फास्ट करने की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी ठीक है, किसी को जैसे भी करना है। चलिए सवाल अगला वाला है जो आपके लिए बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से लास्ट सवाल देख लीजिए इस वीडियो के लिए। देखिए इसने बोला -1 किलो से 1 किलो है इसके अंदर, और इसने बोला कि सैम्पलिंग इंटरवल जो ले रहा हूँ 1 मिली सेकेंड ले रहा हूँ, तो क्या आपके पास डिजाइन बनेगी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या आएगा? ठीक है, तो बस सिर्फ वही बोल रहा है हमेशा कि आपको एफ टी दिया हुआ है, एफ टी का एफ ओमेगा दिया हुआ है, तो आपको या एक्स टी का एक्स एफ दिया हुआ है, तो एक्स एस एफ यानी कि सैम्पल्ड होने के बाद क्या होगा वो बताना है आपको, सैम्पलिंग करने के बाद। तो देखते हैं सर इस बार कौन सा आंसर देंगे। चलो इसमें हाइट का कोई लफड़ा ही नहीं है, इसने ना तो हाइट दी ना किसी ऑप्शन में हाइट का लफड़ा किया है। नहीं 1/ts जो करना होता है उसके बारे में इसने सोचने के लिए मना ही कर दिया, तो जल्दी से आंसर दे दो बस टिक करके। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि 1 किलो हर्ट्ज है, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड है, तो एफ एस कितना होगा सर? ध्यान से देखो तो सर एफ एस आएगा 1/ts फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि हर्ज में है ना, तो मेरे को भी 1/fs करना है, 2π/ts ओमेगा एस नहीं करना, एफ एस करना है। तो सर यानी कि ये 1 किलो हर्ज ही आ रहा है,
अरे वाह सर, ये भी 1 किलोवाट जी, ये भी 1 किलोवाट जी आ रहा है, इसका सर चिपक के चलेंगे बिल्कुल पिछली बार की तरह ही। डी हो जाएगा आंसर। रॉन्ग, जल्दबाजी में ऐसी गलती मत करो। एफ एस आपका 1 किलोवाट है, एफ एम भी 1 किलोवाट है, तो एफ एस 2 FM है क्या? नहीं सर, एफ एस तो एफ एम है, एफ एम थोड़ी चाहिए, 2 FM चाहिए हमको, हमको 2 FM या उससे ज़्यादा चाहिए। ये जो डिज़ाइन है ये 2 FM की है, ये जो है क्रिटिकल बिल्कुल चिपक चिपक के चल रहे हैं सबके सब वहाँ पे, ये 2 FM की डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पे तो 2 FM नहीं है, आपने एफ एम ही ले रखा है, ये तो एफ एम के बराबर ही है। इसका मतलब आपने कम सैम्पलिंग ली, इसका मतलब सिग्नल खराब होने वाला है, तो यानी कि ये ओवर सैम्पलिंग भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये सिग्नल खराब होने वाला है, यानी कि इसका सी हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, सी भी रॉन्ग आंसर है, सी भी रॉन्ग आंसर है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यहाँ पे इसको बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग हो रही है, एक दूसरे में टांग घुस रही है, लेकिन उसको भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डिजाइन ऐसा थोड़ी कि बस अंदर घुसे तो वैसे कट पट जाएगा, कुछ नया डिजाइन बनेगा ना, यहाँ पे यहाँ कुछ वैल्यू, यहाँ कुछ वैल्यू, तो कुछ नई वैल्यू बननी चाहिए, उसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो मैं बताता हूँ कि वास्तव में क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपके पास जो डिजाइन बन रही है कुछ ऐसी है, 1 किलोवाट -1 किलोवाट, अब उसके बाद ये शिफ्टिंग हुई तो ये 1 किलोवाट पे हुई, 0 से लेके 2 किलोवाट, मतलब मैंने इसको उठा के 1 किलोवाट में शिफ्टिंग की। एफ एस कितना है आपके पास? ये एफ एस भी जो है 1 किलोवाट जी है, एफ एस यहीं पे तो आ रहा है 1 किलोवाट पे, तो मैं इसको उठा के यहीं पे रखूंगा, तो ये दोनों टांग आपस में टकरा जाएगी, कोई बात नहीं, टकराने दो। फिर अगला 2 FS पे आएगा, तो 2 FS पे इस तरह से आएगा, यानी कि 1 से लेके 3 तक जाएगा ये, फिर 3 FS का मतलब सर यहाँ से जाके 4 तक जाएगा ये, फिर 4 FS में शिफ्टिंग होगी, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ये, एंड सो ऑन। इस तरह से लेफ्ट में भी जा रहा होगा -FS, फिर -2FS। तो अगर आपने सिग्नल सिस्टम बहुत ढंग से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि ये जो दो डिज़ाइन है, इस तरह से दो ट्राइंगल जो आपस में टकरा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल की सब वैल्यू जोड़ोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे 0.5 ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये भी 1 ही रहेगा, और बीच के सारे पॉइंट 0.75 0.25 1 हो जाएगा, हर जगह सारे पॉइंट एड होके 1 कॉन्स्टेंट आएगा, यानी कि इसका अगर डिज़ाइन देखे तो कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको, कॉन्स्टेंट, यानी क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, एक कॉन्स्टेंट, ये सारे एडो के कांस्टेंट आएंगे। हाइट मेरे को पता नहीं कितनी है, जितनी भी हाइट है पर कांस्टेंट वैल्यू दे देगी, जैसे डीसी सिग्नल मिल रहा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर ए है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। और ये कहानी यहाँ पे आज खत्म करता हूँ। फिर से बोलता हूँ, इस वीडियो के अंदर गूगल फॉर्म का एक लिंक है अटैच, उसके अंदर फिल करेगा और बातें करेगा, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से चैनल जुड़ जाएगा, वहाँ पे मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, आपकी जो नंबर होंगे इसमें ज्वाइन कर लेंगे और हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर कभी कोई लास्ट टाइम पे एकदम रिवाइज कराता है तो वहाँ हम बात कर सकते हैं। बाकी अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सैम्पलिंग के मुझे लग रहा है 3 पार्ट बना देने चाहिए 1-1 घंटे के, तो उसके अंदर तीनों पार्ट के अंदर आपका पूरा सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।